ये हमारे दोस्त के लिए है कि वक्त आपका है, चाहे तो आप सोना बना लें। कि वक्त आपका है, चाहे तो आप सोना बना लें, या फिर चाहे तो आप सोने में गुजार दें। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस में। तो आप कैसे हैं? हम दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी, जो क्लास 6 से 12 तक कराई जाएगी। और बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों के लिए लेकर आए हैं बेसिक फाउंडेशन, जो ये लेक्चर 3 है और क्लास एसएसटी का लेक्चर 3 है। जो आज हम लोग बात करेंगे सरकार के बारे में। जी हाँ, वही जो हमारा सरकार है। हम आज बात करेंगे क्या? सरकार के बारे में। सरकार क्या है, सरकार क्यों जरूरी है, सरकार का कार्य क्या होते हैं, क्या सरकार होनी जरूरी है? ये सब सवाल आपके माइंड में आता होगा। जी हाँ, कि सरकार से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या सरकार अगर ना रहे तो क्या होना चाहिए, क्या हमारा देश लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र नहीं, दूसरे देश में अगर सपोज दैट सऊदी अरब की बात करें, भूटान की बात करें, तो वहां राजतंत्र है। तो राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है? तो हम सारे निचोड़ को लेकर आए हैं प्रॉपर एक क्लास में, और पूरे एक चैप्टर को हम कवर कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहें। और 2 लेक्चर को आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो आपका इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस में जाकर देखें, और वहां प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या? हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 का सरकार, जिसका सिविक्स यानी नोट से जो एसएसटी का है। सरकार क्या है, तो आइए हम देखते हैं सरकार क्या है। व्हाट इज गवर्नमेंट? सरकार क्या है? सरकार क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनी रूप से अधिकतम लोगों के समूह को ही हम सरकार कहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? ना ना ना, यानी हम कह सकते हैं किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनी रूप से अधिकतम लोगों की समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे? सरकार कहेंगे। जी हां, क्या कहेंगे? सरकार कहेंगे। जी हां, सरकार का अर्थ क्या होता है? तो निर्णय लेना, काम करना। सरकार का संक्षेप अर्थ हम कह सकते हैं कि निर्णय लेना और काम करना। वही हम बात करें सरकार की, सरकार का मुख्य रूप से सरकार का ये 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जी हाँ दोस्तों, ये 3 अंग सरकार के 3 अंग होते हैं, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये तीनों सरकार में ही शामिल होते हैं। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। हम लोग चर्चा करेंगे कि यह विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। जी हाँ, हम लोग जस्ट अभी बात करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार का ये तीनों अंग है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जी हाँ, और हम बात करें कि सरकार क्यों जरूरी है। सरकार क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है, आप बताएं। सरकार क्यों जरूरी है?
ओ दिख गया ना। सरकार क्यों जरूरी है, तो हम आइए हम जानते हैं। सरकार जरूरी है देश की सीमा की सुरक्षा के लिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम आपसे सवाल करेंगे, हेलो, आपसे सवाल करेंगे कि सरकार क्यों जरूरी है, तो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए सरकार जरूरी है, यानी सीमा को देखभाल के लिए सरकार जरूरी है। जी हां, यानी देश की सीमा की सुरक्षा के लिए सरकार क्या है, जरूरी है। गरीब की मदद के लिए सरकार जरूरी है, यानी गरीब की मदद के लिए, कार्यक्रम के लिए सरकार जरूरी है। आप कहेंगे गरीब के लिए क्या कर रहे हैं, तो जानते हैं अनाथ आश्रम जो खुलते हैं उसमें सरकार जो भूमिका निभाती है। और आप देखते होंगे कि जो जिनके माता पिता का एज बढ़ जाते हैं, यानी जब वो बूढ़े अवस्थे में चले जाते हैं, तो सरकार उनके लिए पेंशन लाती है। जी हां, सरकार क्या लाती है, पेंशन। तो ये गरीबों का हुआ ना मदद जी, सरकार जो है गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं पेंशन के रूप में, है ना। तो ये सब इसलिए सरकार जरूरी है, इसलिए क्या है, सरकार जरूरी है। फिर हम बात करते हैं कि सरकार क्यों जरूरी है, तो कह सकते हैं प्राकृतिक विपदा के स्थिति में प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार जरूरी है। जी हां, अगर मान लीजिए कि कोई आपदा आ गई, अगर मान लीजिए कोई भूकंप आ गया, अगर मान लीजिए कोई सुनामी आ गया, अगर मान लीजिए कि कोई बांध टूट गया, टूटने से यानी जल थल पानी गांव में आ गया, तो ये सारे विपदा को रोकने के लिए सरकार जरूरी है। जी हां, हम यही कह रहे हैं ना कि सरकार क्यों जरूरी है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सरकार क्यों जरूरी है, तो आप लोग समझ गए होंगे। जी हां, सरकार क्यों जरूरी है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक विपदा के स्थिति में प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए सरकार जरूरी है। क्लियर है। फिर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे कि पड़ोसी देशों से संबंध। जी हां, वही उसी का बात कर रहे हैं। पड़ोसी देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जी हां, तो ये सारा जो पड़ोसी देश है इससे संबंध बनाने के लिए सरकार जरूरी है। जी हां, इंटरनेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल के स्तर की हम अगर बात करें, अभी जस्ट अभी बात करेंगे कि हमारे सरकार की स्तर क्या होती है, गांव स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, तब जाके केंद्र स्तर होती है। हम आपको एक संक्षेप में आपको बताएं कि ये हमारी देश की विकसित होनी हो, यानी हमारी देश की तरक्की होनी हो, तो सबसे पहले एक गांव की व्यवस्था की सुधार होनी चाहिए। जी हां, गांव की व्यवस्था की सुधार होनी चाहिए, जिसे गांव का प्रधान कहा जाता है, मुखिया का, है ना। मुखिया को गांव का प्रधान कहा जाता है। अगर वो एक गांव, एक पंचायत को वो बेहतरीन से सुधार कर सकते हैं, तभी जाकर एक जिला का सुधार होता है। अगर हम बात करें जिला का, तो जिला से जो नियुक्त होकर आईएएस जो जिला अधिकारी आते हैं, अगर वो जिला के स्तर को बेहतरीन ढांचे से वो सुधार कर दे, यानी सड़कें बेहतरीन से पास कराए, सड़कें बेहतरीन से बनवावे, है ना, और नालियां बेहतरीन से बनवावे, हर एक चीज की सुविधा अगर जिला अधिकारी कर दे, तब जाकर एक जिला का सुधार होता है। यानी हम कह सकते हैं बिहार में 38 जिला है। जी हां दोस्तों, अगर ये सारा अपना अपना काम मुख्य रूप से निभाने लगे, अगर ये 38 जिला अगर विकसित हो जाए, तभी ना हम कहेंगे कि एक राज्य का विकास हुआ है। यानी हमारा देश से पहले गांव का स्तर का सुधार होना चाहिए, फिर हमारा एक जिला का सुधार होना चाहिए, फिर जाकर एक स्टेट यानी एक राज्य का सुधार होता है। और जब सभी राष्ट्र यानी जब सभी राज्य के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर
जब वो अपने अपने भूमिका निभा लेते हैं, यानी अपने अपने बेहतरीन से काम करते हैं, जब यानी 28 राज्य मिलकर, जी हां 28 राज्य मिलकर जब वो बेहतरीन काम करेंगे देश के प्रति, तभी जाकर एक देश का सुधार होगा, जो वो देश हमारा इंडिया है। जी हां, तो हम क्या कह रहे थे कि पड़ोसी देश से संबंध बनाए रखना। फिर बात करें कि सरकार क्यों जरूरी है। जी हां, तो विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेना। क्या करना? विभिन्न मुद्दों पर क्या करना? विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेना। जैसे सड़क निर्माण, सुन रहे हैं, दिख रहा है? जी हां, जैसे सड़क निर्माण हो गया, स्कूल निर्माण हो गया, रेल निर्माण हो गया, उसी तरह से स्वास्थ्य की सुविधा से लिए हमारा सरकार जरूरी होती है। ये सारे चीजों को, यानी सड़क निर्माण हेतु, स्कूल का निर्माण हेतु, है ना, स्कूल में टीचर से रिलेटेड हो, यानी टीचर की भर्ती करनी हो, तो हर एक खेल में सरकार की भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमारा सरकार जरूरी होती है। इसलिए सरकार क्या होती है? जरूरी है। जैसे सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेना। सामाजिक मुद्दे बोले तो सरकार को सुनिश्चित करना कि हर नागरिक को समुचित भोजन व आवास मिले। जी हां, आवास यानी घर बनाने के लिए कुछ आय मिले, तो ये सरकार का ही जिम्मा होता है। इसलिए सरकार जरूरी होती है। सॉरी, फिर हम बात करेंगे कि सरकार के द्वारा नियम बनाना क्यों जरूरी है। ऐसे ही सरकार चलता ना जी, सरकार क्यों नियम बनाते हैं, नियम कानून क्यों बनाते हैं? ऐसे भी तो देश चल सकता है ना, चल सकता है? अरे बकला नहीं, नहीं चल सकता है। अगर सरकार द्वारा नियम बनेंगे तभी सरकार चलेंगे ना। नियम बनाना जरूरी होता है। देखिए क्यों होता है कि सभी प्रशासनों को अपने कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाना जरूरी है। अगर सरकार नियम नहीं बनाए तब तो अपने अपने क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए जो सिविल सर्विस से रिलेटेड है, जो पुलिस है, जो दरोगा है, जो एसपी है, जो आईएएस है, वो तो मनमानी करेंगे अगर सरकार नियम नहीं बनाते तो, है ना। हमारा देश लोकतंत्र है, संविधान के प्रति चलता है ना, इसलिए नियम बनाना जरूरी है। जो सभी प्रशासनों अपने कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाना जरूरी है। अब हम बात करेंगे सरकार और कानून क्या है। सरकार और कानून यानी नियमों को लागू करने कोई भी सरकार काम को कर पाती है। इसलिए सरकार भी जरूरी होती है और इस नियम कानून को चलाने के लिए सरकार जरूरी होती है। जैसे सरकार की निर्णय लेने के लिए शक्ति, जैसे देश में कैसी सरकार है ना। जब नियम रहेंगे तभी ना जानेंगे कि देश में कैसी सरकार है। फिर बात करें एक मोस्ट पॉइंट की कि देश के कानून सही तरीके से पालन नहीं करे तो शिकायत लेकर कोर्ट भी जा सकते हैं। जी हां, अगर आप पे नियम फॉलो नहीं कर रहा है, यानी संविधान के खिलाफ है, तो इसके प्रति आप उस FIR को शिकायत कर सकते हैं। कहां पे जाकर? जी हां, न्यायालय, कोर्ट जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जी हां, अभी जो आप बात कर रहे थे अभी, कि सरकार के स्तर क्या होते हैं। तो क्या स्तर होते हैं? गांव के स्तर होते हैं, जिला के स्तर होते हैं, जिला से एक राज्य का स्तर बनते हैं, तब जाकर ये दोनों तीनों मिलकर एक केंद्र का स्तर बनता है। जी हां, हम बात करेंगे किसमें क्या काम है। देखिए जैसे गांव का स्तर दिख रहा है ना, ये गांव का स्तर सबसे नीचे वाला जो है गांव का स्तर, इसमें गांव का स्तर का हेड, जी हां देखिएगा, गांव का स्तर का जो हेड है उसको सरपंच कहते हैं। समझ रहे हैं? 72 वोट से जीत गए भैया।
उसे को क्या कहते हैं? सरपंच। हेड किसको कहते हैं? गांव के स्तर को हेड को क्या कहते हैं? सरपंच। ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत कहते हैं। सरपंच को ही हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत। सरपंच को ही हम लोग क्या कहेंगे? कहें हमारे साथ, ग्राम पंचायत। सरपंच को ही हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत। जिसका काम क्या होता है? सरपंच जी का काम यानी ग्राम पंचायत का काम रहता है, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम, जैसे प्रमुख, मुखिया, उसी को कहते हैं। तो स्थानीय महत्व के मुद्दे की देखभाल करना, यानी स्थानीय कहने का तात्पर्य है कि गांव के स्तर में जो प्रमुख जी होते हैं, जो सरपंच जी होते हैं, क्या ये कच्ची सड़क बनानी है, नल की व्यवस्था, पानी नल जल की सुविधा लानी है ना, नालियां की व्यवस्था करानी है, लाइटें लगवानी है गांव के स्तर में, तो ये सारा जिम्मा कौन लेती है? सरपंच साहब, यानी ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं, जिसको प्रमुख कहते हैं, जिसको मुखिया कहते हैं। जी हाँ, ये तो गांव का स्तर का बात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका? जैसे ही गांव से ऊपर उठेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट का बात होगा, एक जिला का बात होगा। जी हाँ, यानी अब हम लोग बात करेंगे किनका? जिला स्तर की बात। जिला स्तर में क्या होता है? जिला स्तर जो है इसका भी तो हेड होता होगा। जैसे गांव स्तर का हेड सरपंच हो गए, मुखिया यानी प्रमुख हो गए, उसी तरह से जिला स्तर का भी हेड होता है सरकारी अधिकारी। जी हाँ, सरकारी अधिकारी समझ रहे हैं ना, यानी जो पीसीएस निकाल कर आते हैं, जो बीपीएससी निकाल कर आते हैं, वही सरकारी अधिकारी क्या होते हैं? जिला स्तर का हेड होता है। यानी जो यूपीएससी सिविल सर्विस निकाल कर आते हैं, वही एक जिला का हेड होता है। यानी लोक सेवक, जिसका विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना, जिनका काम क्या है? विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना। क्लियर? जी हाँ, देखिएगा, फिर हमारा एक स्तर होता है, उसका जस्ट ऊपर एक राज्य स्तर। गांव स्तर के बाद जिला स्तर, जिला स्तर के बाद राज्य स्तर। जी हाँ, राज्य स्तर का हेड भी होता होगा। जी हाँ, होता होगा। आपको ऑलरेडी बताए थे कि जैसे हमारा बिहार एक राज्य है, तो उसका भी है ना हेड जी, सम्राट चौधरी, है ना। तो राज्य स्तर का भी एक हेड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीएम, यानी मुख्यमंत्री। क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। जिसका हर राज्य की अपनी सरकार होती है ना। हर एक स्टेट की अपनी अपनी सरकार होती है। राज्य के आधारित रहने वाले मुद्दे की देखभाल, यानी स्टेट में जो हो रही है मुद्दे, उनकी क्या करते हैं? उनका देखभाल करने का काम कौन करते हैं? एक सीएम जी करते हैं। जो हमारा बिहार का सीएम, कमेंट कीजिए कौन है सीएम? बोल रहा है सीजेपी उसका सत्ता गिराने वाला है रे। वो बात का बात है। देखो, फिर जैसे ही हम लोग जिला स्तर की बात कर लिए, राज्य स्तर की बात कर लिए, अब हम जाकर किसका बात करेंगे? अब हम लोग जाकर बात करेंगे केंद्र सरकार की बात। किनका बात करेंगे? केंद्र सरकार की बात। तो केंद्र सरकार का जो स्तर होता है, उसका हेड हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी है वर्तमान में। तो हमारा हेड कौन हो जाएंगे? वही मेलोनी। कहा बोल रहा है? जो हेड है होते हैं केंद्र मंत्री, जो होते हैं केंद्र स्तर का जो हेड होते हैं प्रधानमंत्री, जिसका काम क्या रहता है? सरकार के सबसे शीर्ष स्तर होते हैं, सबसे ऊंचा स्तर ये होता है केंद्रीय स्तर। जिनका काम क्या होते हैं? तो काम होते हैं राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। जी हाँ, राष्ट्रीय हितों का मतलब समझ रहे होंगे, आपको ऑलरेडी समझाए थे अभी, कि पड़ोसी देश के बॉर्डर को सुरक्षा देना, पड़ोसी देश से संबंध बनाए रखना, ये सारा काम जो होता है, जिम्मा होता है, ये हमारा एक केंद्रीय स्तर का जिम्मा होता है, जिसका हेड पीएम बाबू होते हैं,
यानी प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम बात लोग करेंगे, जी हाँ, जी जी जी, लोकतंत्र। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। फिर हम लोग बात करेंगे ये राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र कहने का मतलब है कि लोगों के द्वारा चुना गया उस प्रधान को, जो शासन जो करेंगे वो लोगों के द्वारा ही चुना जाएंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सरकार में शासन का चयन लोगों के द्वारा किया जाता है, उसे ही हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो सरकार लोगों के द्वारा लोगों की ओर, ध्यान दीजिएगा, लोगों के द्वारा लोगों की ओर लोगों के लिए होती है, वही लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र कहलाती है। वही क्या कहलाती है, प्रजातंत्र कहलाती है। यानी लोगों की इच्छा के अनुसार, लोगों की इच्छा के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण, आज तो हस्तांतरण। एजुकेशन मिनिस्टर ये क्या बोलता है उसको, प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान, उसका हस्तांतरण हुआ ना जी, उसका सत्ता का हस्तांतरण हुआ ना जी। आए, और बांग्लादेश में भी हस्तांतरण हुए थे, है ना। तो ये जो हो रहा है लोगों की इच्छा के अनुसार जो सत्ता का हस्तांतरण हो रहे हैं, यही ना हमारा डेमोक्रेसी है, यही ना हमारा लोकतंत्र है। अब हम बात करेंगे राजतंत्र के बारे में, शॉर्टकट में देखिएगा। राजतंत्र की क्या होता है, राजतंत्र का सरकार यानी मुखिया जो होता है राजा होता है। राजा बाबू सेठ पे बैठे सिंहासन पे, वो किसी का सुनेगा नहीं, वो अपने मर्जी से सत्ता को चलाएगा, समझ रहा है रे। यानी सरकार का मुखिया राजा होंगे राजतंत्र में, और राजा के पास शक्ति होगी, लोगों के पास नहीं। लोगों की शक्ति होती है लोकतंत्र में। यहां पे राजा के पास ही क्या होगी, राजा के पास ही क्या होगी, शक्ति होगी। जी हां, और अगर हम सत्ता की बात करें तो ये सत्ता जो है वंशानुगत तरीके से आती है। बाप बन ले फिर ओकर बेटा बनते, फिर ओकर बेटा बन ले फिर ओकर बेटा बनते, तो वही हमारा राजतंत्र है, मोनोक्रेसी ना। वही हमारा क्या कहलाता है, यानी सत्ता जो है वंशानुगत तरीके से, वंशानुगत तरीके से सरकार की, मतलब एक तरह उसमें चुनने का नहीं कोई पद्धति होती है। उसमें जो है बाप बना हुआ सिंहासन पे, उसका बेटा है तो वो बन रहा है। जी हां, वही हमारा क्या है, क्या कहलाती है, राजतंत्र। यानी सरकार की चयन लोगों की कोई भूमिका नहीं होती ना, कोई ना एकरा में कोई भूमिका नहीं निभाता है लोग। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि राजतंत्र कौन सा देश है, तो सारे जितने भी दुनिया में देश है ना, शायद एक अपवाद होंगे मायने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर देश जो है राजतंत्र का शासन चला था, यानी राजा का शासन चला था। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भूटान, सऊदी अरब, इसमें अभी भी राजतंत्र का शासन चल रहा है। जी हाँ, यही हमारा राजतंत्र और लोकतंत्र में कुछ ये अंतर थे। आइए हम देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सरकार कैसी बनती है, सॉरी कैसे बनती है, भारत में सरकार कैसे बनता है रे, कमेंट करो। देखो भारत में सरकार कैसे बनता है, तो हम देखेंगे भारत में हर 5 साल में एक नई सरकार को चुनने के लिए आम चुनाव होते हैं। जी हां, हर 5 वर्षीय योजना, यानी 5 साल के बाद लोगों के द्वारा जो है नई सरकार को चुनने के लिए आम चुनाव होती है। जी हां, जब लोगों के द्वारा जब चुनाव हो जाएंगे, फिर जो है क्या होंगे, फिर क्या होंगे कि भारत में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी 543 निर्वाचन क्षेत्र में हर क्षेत्र में एक व्यक्ति को चुना जाता है, 543 सीट।
543 सीट में जो आधा सीट लाएंगे वही बहुमत बनेंगे, उसी का सरकार बनेंगे, है ना। 543 सीट है ना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, हर एक 543 में से हर एक कह सकते हैं कि लोकसभा में एक संसद मतलब व्यक्ति को बनाई जाती है ना। वो प्रवेश करता है संसद में, यानी कहां पे, पार्लियामेंट यानी लोकसभा में वो प्रवेश करता है, और लोकसभा में वो प्रवेश कर कर सरकार बनता है। सरकार बनने के लिए कितनी निर्वाचन क्षेत्र की जरूरत चाहिए, सीट की, तो आइए हम बात करते हैं। जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलेगी, ज्यादा कहने का तात्पर्य है कि 272 से प्लस होनी चाहिए, कितनी, 272 से प्लस होनी चाहिए, वे सरकार बनाएंगे। यानी 543 सीट है ना, 272 से जो ज्यादा ले आएंगे उसका सरकार बन जाएंगे। जीतने वाली पार्टी या गुट के संसद अपना नेता चुनते हैं, जो 272 सीट लाते हैं वही अपना पार्टी जो है संसद अपना नेता चुनते हैं, वही नेता प्रधानमंत्री बनता है, जो अभी बीजेपी का प्रधानमंत्री है ना, तो वही प्रधानमंत्री बनाता है, जो गठबंधन की सरकार है। लोकतंत्र की स्थापना का संघर्ष, देखिएगा लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। क्या करना पड़ा, 300 वर्ष पहले अधिकतर देश में राजतंत्र का, अरे तो हम बोले ना पगला कि सब देश में, अधिकतर देश में राजतंत्र का शासन था। जब अधिकतर देश में शासन था तो 300 वर्ष पहले अधिकतर देश में क्या था, राजतंत्र का शासन चलता था। लेकिन हमारा देश भी राजतंत्र का शासन चलता होगा, है ना। तो इससे जो है बचने के लिए लोकतंत्र की स्थापना जो है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। यानी जब इसके लोकतंत्र की स्थापना करना हो तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। यानी कई देशों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष किए, कई देशों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या किए, संघर्ष किए, तब जाकर एक लोकतंत्र का निर्माण हुआ, है ना। यानी भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति, यानी हमारा भारत 1947 से जब पूर्व जब ब्रिटिश शासन का राज चलता था तो उससे आजादी के लिए लंबी संघर्ष करना पड़ा। जी हां, लंबी संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर हमारे देश 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूपेण आजाद हुआ। अच्छा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ध्यान दीजिएगा, सार्वभौमिक मतलब मत के लिए भी मतलब संघर्ष करना पड़ा। जी हां, अपना मतदान देने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। ऐसे ही नहीं आप अभी जो मतलब मत दे के चलाते हैं और बोलते हैं हम अधिकार है, हम वोट दे दिए हैं, न, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा, खास करके औरतों को। जी हां, जिसको क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो देश के हर नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। वोट की कीमत समान हुई। जब संघर्ष किए, जब आजादी मिला, तब ये वोट का अधिकार मिला, जिसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा गया। जो वोट के अधिकार के कीमत की जो समान मतलब इक्वालिटी मिली, चाहे वो अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, पुरुष हो, महिला हो आदि, ये सभी को मत देने का अधिकार मिला। सरफ्रेज मूवमेंट, ये क्या है, सरफ्रेज मूवमेंट, ध्यान दीजिएगा, पहले महिलाओं को
मत का अधिकार यानी मतदान देने का अधिकार नहीं था, तो सरफरेज मूवमेंट किया गया। मत देने का, महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। जैसे यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड में भी औरतों को मत देने का अधिकार नहीं था। जिस तरह से हमारा देश में भी नहीं था, उसी तरह से यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड में भी मत देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं ने आंदोलन किया, जिस आंदोलन का नाम सरफरेज मूवमेंट रखाया गया। जब महिलाओं ने आंदोलन किया तब जाकर महिलाओं को मताधिकार आंदोलन मिला, यानी मत देने का, यानी वोट देने का अधिकार मिला। और ये वोट देने का अधिकार किस वर्ष हुई, तो आइए हम देखते हैं। जैसे अमेरिका जैसे देश, अमेरिका जैसे देश में 1920 में इस अधिकार के लिए लड़ा गया। कितने में? अमेरिका में 1920 में। इंग्लैंड में 1928 में। इंग्लैंड में भी औरतों को मत देने का अधिकार कब मिला? 1928 में। तब जाकर भारत में, जब हमारा भारत आजाद हुआ, तब 1947 में मत देने का अधिकार मिला औरतों को। समझ गए? तो ये पॉइंट था। मतदान आयु पहले 21 वर्ष का था, फिर उसको संशोधन कर, है ना, उसको संशोधन का, अब संशोधन करके कितने वर्ष की आयु में मत दे सकते हैं? तो 18 वर्ष। ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ये बेसिक सवाल है, बेसिक फाउंडेशन है। इसीलिए तो बोले हैं हम कि 6 से लेकर 12 तक हम लेकर आए हैं बेसिक फाउंडेशन बैच, जो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। इसका नोट्स भी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए, आप नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट इसका टॉपिक है, जी हाँ लास्ट देखिएगा। इसका लास्ट क्या है? आप लोग देखे होंगे एनसीईआरटी बुक में कार्टून जो बना हुआ रहता है, वो जो कार्टून्स जो बने रहते हैं वो बहुत कुछ दिखाता है। एक मूवी भी बना हुआ आर के लक्ष्मण के ऊपर, जी हाँ, हो सके तो आप जाकर देखिएगा। फैक्ट क्या है कि आर के लक्ष्मण, जी हाँ, आर के लक्ष्मण बेस्ट कार्टूनिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में बेस्ट कार्टूनिस्ट कौन थे? तो आर के लक्ष्मण। कौन थे? आर के लक्ष्मण। आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी बुक में कार्टून मतलब छपा रहेंगे, जो जब उस पर ध्यान से देखिएगा तो कुछ वो जो है हमारा देश को एक तरह से कह सकते हैं देश को आजाद करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाई ये कार्टूनिस्ट, है ना, जिसको आर के लक्ष्मण के जो कह सकते हैं कि पॉपुलर है आर के लक्ष्मण। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट काम है कार्टून के जरिए अपने अधिकार का प्रयोग आलोचना व्यंग के लिए करें। यानी हमारा जब देश आजाद हुआ था तो ये आर के लक्ष्मण भूमिका निभाए थे, योगदान दिए थे, है ना, कार्टून के जरिए। तो कहने का हमारा यही उद्देश्य था। तो ये लेक्चर जो 3 था, क्लास 6 का जो था एनसीईआरटी, तो ये सारे मतलब कह सकते हैं कि ये पूरे एक ही लेक्चर में हम आपके बीच लेकर आए हैं कि सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो हम आशा करते हैं, आई होप कि आपको समझने में दिक्कत हुई होगी दिक्कत होगा ना, रीडिंग करोगे पहले पहले रीडिंग करो एनसीईआरटी बुक को, तब दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो दिक्कत होबे करेगा। मेहनत करो फिर सफलता पाओ। सफलता का कोई लिमिट नहीं है। एक दिन तुम्हारा दौर है, फिर दूसरा का दौर आएगा, एक दिन मेरा दौर है, तो फिर तुम्हारा दौर आएगा। तो कहने का मेरा यही उद्देश्य है
कि तुम इसको जानने समझने से पहले एनसीईआरटी बुक को रीडिंग करो। और ये लेक्चर 3 था, सरकार क्या है ना। लेक्चर ये 3 था कि सरकार क्या है, तो हमने कवर कर लिया है सरकार क्या है। तो हो सके तो आप सपोर्ट करें और ना हो सके तो नहीं करें, जो भी है। तो थैंक यू सो मच।